Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Uwais, your course instructor. Welcome to this last online lecture on electrical machines for spring 2020. In our last lecture, we studied commutation in detail. And in this lecture, we are going to deal with the problems that are associated with commutation, and we are going to see what possible solutions are there to overcome these problems. So students, in our last lecture, we discussed commutation and we know what is commutation now. Okay? So it's the process of switching the loop connections on the rotor of a DC machine just as the voltage in the loop switches polarity in order to get a DC voltage. ये फिनोमिना हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि even if the machine is DC, the voltages induced are alternating in nature. So we have to somehow convert them into DC. And how we do so? We use commutators, ठीक है, along with brushes, and the overall process is called commutation. But ये commutation का problem इतना smooth होता नहीं है. This is very critical as well. तो इस वजह से let's have a look कि वो कौन से effects होते हैं जो इस process को actually disturb करते हैं. Broadly speaking, there are two major effects, ठीक है. One is called the armature reaction and the other is called the LDI by dt voltages, ठीक है. अब आर्मेचर रिएक्शन का नाम आपने सुना हुआ है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एंड कंसेप्ट भी तकरीबन वही है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए सबसे पहले वी स्टार्ट विद आर्मेचर रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, आर्मेचर रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वो हम एसी मशीनरी के अंदर भी पढ़ चुके हैं. अब हम डीसी मशीनरी के रेफरेंस से यहाँ बात कर रहे होंगे, ठीक है. सो हमें मालूम है कि वी हैव आर्मेचर एंड आर्मेचर इज बेसिकली द रोटर, ठीक है. रोटर पे जो आपके पास वाइंडिंग है, दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग. अब जब आपके पास आर्मेचर मूव करता है तो व्हाट हैपेंस, इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है. फ्लक्स हमारे पास पोल्स के जरिए से प्रोड्यूस हो रहा है. दीज कैन बी परमानेंट मैग्नेट्स और दीज कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो यू हैव द फ्लक्स, and when the armature moves in this flux, it cuts the flux, and what happens, voltage gets induced in the conductors, ठीक है. ओके, अब जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है आपके पास, ठीक है. तो जब आप लोड कनेक्ट करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लोज इन टू द लोड थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है जी. अब क्या हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर. तो जब करंट फ्लो करेगा आर्मेचर वाइंडिंग में तो उसके वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ठीक है, एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है. तो हम इसको कहेंगे एक एडिशनल फ्लक्स बन रहा है हमारे पास आर्मेचर में, और ये जो फ्लक्स है ये दिस विल बेसिकली डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट द मेन फ्लक्स, ठीक है, जो हमारे पास पोल्स बना रहे थे, ठीक है. वो पोल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं. तो हुआ क्या कि आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स बना, दैट वाज एक्चुअली अपोजिंग द मेन फ्लक्स. तो वो क्या करते हैं, उसकी वजह से मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन. अब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से डीसी मशीन में बेसिकली दो प्रॉब्लम्स आती हैं. वन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट, जिसे आप न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट भी कहते हैं, एंड द अदर इज ऑफ फ्लक्स वीकनिंग. अब ये क्या है, चलें इन्हें हम डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो पहला हमारे पास जो इफेक्ट है दैट इज ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट, ठीक है. बट इस शिफ्ट पे जाने से पहले वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसको हम एमएनए कह रहे हैं, या आप उसे मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन भी कह सकते हैं. दिस इज एक्चुअली द प्लेन इन द मशीन where the velocity of the rotor is parallel to the magnetic flux lines, ताकि इंड्यूस वोल्टेज क्या हो जाए, जीरो. क्योंकि आपको मालूम है दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय V क्रॉस B. इंड्यूस वोल्टेज का रिलेशन क्या है हमारे पास, दिस इंड्यूस वोल्टेज इज गिवन बाय V क्रॉस B, ठीक है जी, V क्रॉस B डॉट L. सो अगर हमारे पास V एंड B, इफ दीज टू आर इन पैरेलल, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, induced voltage will be zero, ठीक है, because it is VB sin theta and theta will be zero and sin of zero is equal to zero, so then you do not get any induced voltage. इसको देखने के लिए अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमने देखा था कि एक कॉइल अगर हमारे पास रोटेट कर रहे फॉर इंस्टेंस एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, हम इसे देख लेते. सो लेट दिस बी आवर मैग्नेट, सो नॉर्थ साउथ पोल. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने एक
कॉइल हमने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब ये कॉइल इस पोजीशन के ऊपर, जिस पोजीशन पे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, इस पे क्या होने वाला है कि लेट दिस बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सो दिस इज योर बी, और ऊपर जो आपके पास ब्लू में दिस इज योर वी। सो इस इंस्टेंट पे क्या होता है, हमारे पास इंड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। ये इफेक्ट हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो बेसिकली ये जो हमारे पास पॉइंट होता है सेंटर में मशीन के, दिस इज एक्चुअली रेफर टू एस मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। चलिए इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सो हम इनिशियली बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि लोड वगैरह कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर रोटर, ठीक है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो अंडर नॉर्थ पोल आपके पास इनटू द पेज आ रहा है, एंड हियर सॉरी आउट ऑफ द पेज, एंड अंडर साउथ पोल इट इज आउट ऑफ इनटू द पेज, सॉरी, ठीक है, हम पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, इंड्यूस वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बट दिस हैपेंस ओनली एट नो लोड। प्रैक्टिकली जो आपके पास एयर गैप की वजह से अफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से आपके पास बन रहा होता है, ठीक है। सो फ्लक्स लाइंस कुछ इस तरीके से चल रही होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू कनेक्ट अ लोड। Okay, जी students, now what we are doing, we are connecting load, ठीक है। As soon as we connect load, what is going to happen? Current will start flowing in the armature, and when current flows in the armature, there will be a magnetic field which will be produced in the armature or the rotor winding, ठीक है। And we know that this flux will actually be distorting the main flux. चलिए डिस्टॉर्शन को देखते हैं पहले। लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे आपको सिर्फ जो रोटर की फील्ड है वो दिखाई गई है, ठीक है। हैव अ लुक, यहाँ पे आपके पास ये डायरेक्शन किस तरीके से आई है काउंटर क्लॉकवाइज में, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। आपको मालूम है डायरेक्शन इज आउट ऑफ द पेपर, तो थंब विल बी डायरेक्टिंग अपवर्ड, तो जो अदर फोर फिंगर्स दीज विल बी कर्लिंग और दीज विल बी पॉइंटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज कैन बी सीन हियर, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो सिंस दिस इज इनटू द पेज, तो you will see the direction is actually in clockwise direction, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या होने जा रहा है, अब रिमेंबर इस वक्त हमने सॉरी इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ रोटर की मैग्नेटिक फील्ड देखी है, बट वी नो कि हमारे पास एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मेन मैग्नेटिक फील्ड विच इज फ्रॉम which is from north to south pole। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे किस तरीके से ये डिस्टॉर्ट करने जा रहा है, ठीक है, मेन मैग्नेटिक फील्ड को। अब मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करने के लिए आप देखें, जब हम दोनों फील्ड्स बना के देखते हैं, सो ये जो आपके पास एरोज नजर आ रहे हैं अलग से, दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मेन मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। सो फ्लक्स लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल वाया दिस रोटर, ठीक है, बिकॉज दिस इज प्रोवाइडिंग अ पाथ ऑफ लो रिलक्टेंस। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यू विल सी एट सम इंस्टेंस आपके पास क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हैव अ लुक, यहाँ पे जो मेन फ्लक्स है, जो ओरिजिनल फ्लक्स है, और जो रोटर फ्लक्स है, दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, ठीक है। और ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आएगी, ठीक है। सो यू सी दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, बट कुछ पॉइंट पे यू विल सी कि दीज विल बी एडिंग अप टुगेदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों। और सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दोनों जो फ्लक्स हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है ना मशीन में, दिस गेट्स स्क्यूड, ठीक है। तो कुछ पॉइंट के ऊपर आपके पास फ्लक्स ज्यादा है, कुछ पे आपके पास कम है, तो इट इज नो मोर यूनिफॉर्म, इट इज नाउ स्क्यूड। और होता है क्या है कि आपके पास जो MNA है, जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, जो पहले यहाँ लाई कर रहा था बिल्कुल सेंटर के ऊपर, अब वो यहाँ नहीं रहा, ठीक है, एंड इट गेट्स शिफ्टेड, ठीक है। सो अब ये आप देख सकते हैं इस केस में आपके पास जो शिफ्ट हुआ है, दिस हैज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बेसिकली दिस इज फॉर द केस ऑफ जनरेटर। जनरेटर में आपके पास जो MNA शिफ्ट होता है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जबकि मोटर में आपके पास इसका अपोजिट इफेक्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि MNA was shifted in the direction of rotation, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि दिस हैपेंस फॉर द केस ऑफ जनरेटर।
So in generator, the MNA shift is in the direction of rotation or in the direction of motion. मोटर में आपके पास अपोजिट केस होता है, यानी if the direction of rotation is counterclockwise, then MNA will be shifted in clockwise direction. अब ये कितना शिफ्ट होना है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रोटर करंट, रोटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आर्मेचर में कितना फ्लो करना है, और वही करंट आपके पास मशीन के लोड में जाने वाला है. सो लोड विल डिटरमाइन कि आपके पास कितना एमएनए शिफ्ट होना है. तो अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, एमएनए शिफ्ट विल बी मोर. ठीक है. अब होता क्या है, एमएनए शिफ्ट की, जब आपके पास एमएनए शिफ्ट होता है तो आपने ब्रशेस को कनेक्ट किया होता है उन पॉइंट के ऊपर, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपने लगाए हुए थे ब्रशेस. ठीक है. ताकि उस पॉइंट के ऊपर जब कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट हो, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वहां पे उस वक्त वोल्टेज विल बी जीरो एंड देयर विल बी नो स्पार्किंग, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा होगा. ठीक है. बट अब क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि एमएनए शिफ्ट हो चुका है और ब्रशेस आपके पास स्टेशनरी है, ब्रशेस को आपने चेंज नहीं किया, तो अब जब ब्रशेस शॉर्ट करेंगे कम्यूटेटर सेगमेंट्स को, तो उन सेगमेंट्स के अक्रॉस अब वोल्टेज जीरो नहीं होगा, बट देयर विल बी अ फाइनाइट वोल्टेज. एंड व्हाट विल हैपन, current will start flowing or circulating between the short circuit segments. ठीक है. और उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास स्पार्क्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगे ब्रशेस के ऊपर. ठीक है. जहां पे करंट पाथ इज इंटरप्टेड, क्योंकि जब ब्रश लीव करेगा उस सेगमेंट को, तो वहां पे पाथ इंटरप्ट होगा और वहां पे आपके पास स्पार्किंग होगी. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पास बहुत आर्किंग हो रही है और स्पार्किंग हो रही है. अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आपके पास होने जा रहा है कि जो ब्रश लाइफ है दैट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, कम्यूटेटर सेगमेंट्स को भी डैमेज हो सकते हैं वर्स्ट केसेस के अंदर, और अगर कुछ ना भी हो तो आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज अ सीरियस इफेक्ट एंड इट मस्ट बी केटर्ड अकॉर्डिंगली. तो स्टूडेंट्स, पहला इफेक्ट तो हमने देख लिया जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से था, विच वाज एमएनए शिफ्ट. ठीक है. तो हमने देखा कि एमएनए शिफ्ट होते हैं जिसकी वजह से जब आपके पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स शॉर्ट होते हैं ब्रशेस के जरिए, तो उस इंस्टेंट के ऊपर आपके पास वोल्टेज जीरो नहीं होता कम्यूटेटर सेगमेंट्स के दरमियान. ठीक है. यानी कि लूप में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास स्पार्किंग होती है ब्रशेस में. ठीक है जी. तो ये एक प्रॉब्लम थी. अब दूसरी जो प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स वीकनिंग. इस इफेक्ट को देखने के लिए हम पहले जरा इस कर्व को देखते हैं. ठीक है. हैव अ लुक एट दिस मैग्नेटाइजेशन कर्व. तो दिस इज योर एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ठीक है. इन एम्पीयर टर्म्स, एंड दिस इज योर फ्लक्स. आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ाते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास फ्लक्स इंक्रीज होता है. बट ये भी साथ साथ आपको मालूम है कि दिस ओनली हैपेंस टिल द सैचुरेशन पॉइंट. आफ्टर सैचुरेशन आपके पास फ्लक्स मजीद नहीं बढ़ता. तो सैचुरेशन पॉइंट पे आने से पहले आपके पास जो रेट ऑफ इंक्रीज है फ्लक्स का, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास स्लो होना शुरू हो जाता है. सो इफ यू हैव अ लुक हियर, यहाँ पे अगर आप देखें तो इनिशियली आपके पास फ्लक्स वाज इंक्रीजिंग लीनियरली, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो रेट ऑफ फ्लक्स है वो डिक्रीज हो चुका है. ठीक है जी. सो अब हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि लेट सपोज, क्योंकि जनरली जो हमारे पास मशीन्स होती हैं दीज वर्क नियर द सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. सो अगर हम देखें कि एट लोकेशंस ऑन द पोल सरफेसेस, ठीक है, जहां पे हमने देखा था कि मैग्नेटोमोटिव फोर्सेस क्या हो रही थी, पिछले केस में हमने देखा था कुछ जगहों पे ऐड हो रही थी और कुछ जगहों पे सब्ट्रैक्ट हो रही थी. तो ये हमारे पास वो पॉइंट है. ठीक है. सो अगर जिन इन पॉइंट्स पे ऊपर आपके पास दोनों फ्लक्सेस ऐड हो रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स आपके पास, मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपके पास इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज योर पोल एमएमएफ प्लस द आर्मेचर एमएमएफ, जो दोनों आपको मिल रहे हैं. ठीक है. दिस इज बिकॉज ऑफ आर्मेचर, जो आर्मेचर में करंट फ्लो कर रहे हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर मेन फ्लक्स. तो ये दोनों मिलकर अब ये एमएमएफ मिल गया आपके पास. बट जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज जो होता है आपके पास फ्लक्स में, वो कंपैरेटिवली कम होता है. ठीक है. क्योंकि अब आपके पास रेट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता आपके पास डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. तो जिन इंस्टेंट के ऊपर आपने ऐड किया था, वहां पे जो इंक्रीमेंट आया फ्लक्स में वो इतना ज्यादा नहीं आया. लेकिन आप जिन इंस्टेंट्स पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी जहां पोल एमएमएफ और आर्मेचर वर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, आपके पास ये डिस्टेंस तो आपके पास सेम है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो कमी है वो सेम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम. ठीक है. लेकिन आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ पे फ्लक्स में आने वाला है वो ज्यादा है. ठीक है. क्योंकि आप जितना पीछे जाएंगे या जितना जीरो के करीब जाएंगे, आपके पास रेट बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो इफेक्ट क्या होता है
कि आपके पास जहां पे आपके पास एमएमएफ बड़ा था वहां पे फ्लक्स कम बढ़ा, और जहां एमएमएफ कम हुआ था वहां पे फ्लक्स काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि आपके पास फ्लक्स कम हो जाता है अंडर द इंटायर पोल फेस, ठीक है, वहां डिक्रीज हो जाता है एवरेज फ्लक्स, एंड दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। सो चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। मोटर के केस में ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा होंगी। सो इन प्रॉब्लम्स को भी हमें लाजमी देखना पड़ता है, एंड वी हैव टू सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके जी, नाउ द सेकंड मेजर प्रॉब्लम इन कम्यूटेशन इज दैट ऑफ एलडीआई बाय डीटी वोल्टेजेस। और ये कहाँ अफेक्ट होते हैं? इट अकर्स इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स which are being shorted out by the brushes, and this effect is also called the inductive kick. Now to understand this, let's have a look at the figure shown below. So if you see, the figure actually represents a series of commutator segments and the conductors connected between them, assuming that the current in the brush is 400 ampere, ठीक है, as has been shown here, ठीक है। If this current is 400 ampere, the current in each path is 200 ampere, ठीक है, as has been shown here, ठीक है। If you notice here, when a commutator segment is shorted out, ठीक है, जब कोई एक segment short out होगा यानी short circuit होगा, तो the current flow through that commutator, the current flow through that commutator segment, it must reverse, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये कब होगा? उस इंस्टेंट पे जब ब्रश शॉर्ट करेगा सेगमेंट्स को, ठीक है। सो इफ वन करंट इज 200, द अदर करंट हैज टू बी -200 एम्पेयर। अब इसको देखने के लिए और इसके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए, लेट्स डिस्कस द अदर स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड। सो पिछली स्लाइड में हमने बात की थी करंट रिवर्सल की, ठीक है। तो हमने कहा था कि करंट हैज टू रिवर्स इस उस इंस्टेंट पे जब ब्रशेस शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। और इस दरमियान ये जो पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड द कम्यूटेशन पीरियड एज वेल, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, लेट दिस टाइम बी 0.0015 सेकेंड, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास टाइम है, तो और यू कैन से इट्स 1.5 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर देखिए पहले आपके पास 200 एम्पेयर है और बाद में से हो जाने -200 एम्पेयर, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देखें, ठीक है, यानी कि डी आई अपॉन डी टी निकालना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सो डी आई अपॉन डी टी हैज टू बी गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एज यू कैन सी इट्स 400 एम्पेयर। ये 400 एम्पेयर किस तरीके से आया? रेट ऑफ चेंज आपके पास 200 माइनस 200 विच कम्स आउट टू बी 400 एम्पेयर, एंड डेल्टा टी इज 0.0015 सेकेंड, ठीक है। तो इससे इससे जब आप देखेंगे तो यू विल सी दैट अ वेरी लार्ज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 266.6667 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो डी आई रेट ऑफ चेंज है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि अगर आपके पास जो कॉयल है जिसको आप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इफ देयर इज एनी इंडक्टेंस इन द लूप, ठीक है, अगर छोटी भी इंडक्टेंस है, तो अ वेरी सिग्निफिकेंट वोल्टेज किक विल बी इंड्यूस्ड। एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाना है इन दिस कॉइल, ठीक है। तो अब क्या होगा आपके पास, क्योंकि इफ द वैल्यू ऑफ एल इज स्मॉल, ठीक है, फाइन, बट द प्रॉब्लम इज दिस डी आई अपॉन डी टी, दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज। तो क्या होगा अब आपके पास कि एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा उस इंस्टेंट पे जब आप कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट कर रहे हैं। अब जब आपके पास ये वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास प्रॉपर जो ट्रांजिशन थी वो नहीं होगी, करंट रिवर्सल आपके पास प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस हैज बीन शोन हियर, आइडियली दिस इज द रिवर्सल टाइम, ठीक है। और ये आइडियल कम्यूटेशन है जो आपको यहाँ दिखाई गई है डॉटेड से। प्रैक्टिकली आपके पास ये कंप्लीटली नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ठीक है। So some current still remains in the segment, और जिसकी वजह से अगेन आपके पास वही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। यानी ब्रशेस में आपके पास स्पार्किंग शुरू हो जाती है और उसके बाद आर्किंग भी होती है। और ये सेम वही प्रॉब्लम है जो आपके पास आपने एमएनए शिफ्ट के अंदर भी देखा था, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास जो मेंटेनेंस है वो काफी ज्यादा हो जाती है, एंड देयरफॉर वी मस्ट मेक श्योर कि इस इफेक्ट को भी हम केटर करें। ओके जी, हमने पिछली स्लाइड्स में प्रॉब्लम्स देख ली विच आर एसोसिएटेड विद कम्यूटेशन, ठीक है। अब हमने देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स थे हमारे पास? एक आर्मेचर रिएक्शन था और दूसरा प्रॉब्लम क्या था हमारे पास? एलडीआई बाय डीटी था। और आर्मेचर रिएक्शन में भी देखें तो फिर दो मजीद पार्ट्स हैं, एक एमएनए शिफ्ट था और दूसरा इफेक्ट आपके पास क्या आ रहा था?
दैट वाज ऑफ फ्लक्स वीकनिंग। तो अब हम बेसिकली तीन हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है या किया जाता था। इनमें से कुछ ऐसी हैं और सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो पहले किए जाते थे, अब वो कंसिडर नहीं किया जाता है, एंड दैट इज द ब्रश शिफ्टिंग। ठीक है, ब्रश शिफ्टिंग क्या था, किस तरीके से ये टेक्निक यूज होती थी, लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक पुरानी टेक्निक है, अब यूज नहीं होती, लेकिन पहले किसी ज़माने में काफ़ी हद तक ये यूज होती रही है। इसका कंसेप्ट बेसिकली क्या है, हमें मालूम है कि हमारे पास एमएनए शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल प्लेन मशीन शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब जिस इंस्टेंट पे आपको ने ब्रशेस ने शॉर्ट करने कम्यूटेटिव सेगमेंट्स को, वहां पे क्या हो रहा है, आपके पास वोल्टेज जीरो नहीं है, बल्कि देयर इज सम वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट फ्लो करते हैं, स्पार्किंग होती है। तो ये जो टेक्निक है ब्रश शिफ्टिंग की, ये कहती है कि आप ऐसा करें कि जब एमएनए शिफ्ट हो जाए तो आप ब्रशेस को भी शिफ्ट कर दें। ठीक है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हमें मालूम है कि एमएनए कोई फिक्स शिफ्ट नहीं है, बल्कि एमएनए का जो शिफ्ट है दैट डिपेंड्स ऑन द लोड। कितना लोड में करंट फ्लो कर रहा है, अकॉर्डिंगली उतनी आपके पास शिफ्ट होने जा रहा है एमएनए। ठीक है, और साथ साथ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपके पास जो शिफ्ट है, क्या वो मोटर है आपके पास मशीन या जनरेटर है, क्योंकि आपको मालूम है फॉर द केस ऑफ जनरेटर एमएनए शिफ्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, whereas फॉर मोटर द एमएनए शिफ्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में आपको पता ही नहीं है कि कहाँ शिफ्ट होने जा रहा है और कितना शिफ्ट होने जा रहा है। सो आपको सॉर्ट ऑफ बार बार एडजस्ट करने पड़ेंगे ब्रशेस को, कि जैसे आपके पास लोड चेंज हुआ, यू हैव टू एडजस्ट द ब्रशेस। ठीक है, तो ये इस वजह से ये प्रॉब्लम अब ज्यादा यूज होती नहीं है। ठीक है, बट इवन जब ये यूज भी होते थे तो क्या था, आपके पास इसकी वजह से ब्रश की स्पार्किंग तो रह जाती थी, यानी स्पार्किंग की प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती थी, लेकिन स्टिल जो आपके पास जो फ्लक्स वीकनिंग का इफेक्ट था वो रहता था, बल्कि इनफेक्ट वो ज्यादा इनहेंस हो जाता था। तो अब ये टेक्निक कुछ यूज नहीं होती। ठीक है, नहीं हम इसे डिटेल में कंसिडर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज नो मोर यूज्ड। So now the next technique which we are going to see is actually the insertion of commutating poles or the interpoles. ये क्या होते हैं, क्यों इंसर्ट किए जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमारे पास बेसिकली ये है कि हमें मालूम है कि जब वायर इज गोइंग अंडर कम्यूटेशन, ठीक है, यानी जो हमारे पास कंडक्टर सेगमेंट्स हैं वो कम्यूटेशन के में जा रहे हैं, तो आपके पास वहां पे वोल्टेज जीरो नहीं रह रहा। ठीक है, बिकॉज क्यों, एमएनए शिफ्ट हो चुके हैं, अब वहां पे वोल्टेज इज नो मोर जीरो। लेकिन if somehow this can be made zero, then there will be no sparking at the brushes। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट करते हैं स्मॉल पोल्स, छोटे पोल्स होते हैं जिन्हें हम कम्यूटेटिंग पोल्स भी कहते हैं, और इंटरपोल्स। और ये कहाँ होते हैं, दीज आर इंसर्टेड मिड वे बिटवीन द मेन पोल्स। ठीक है, हैव अ लुक, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो मिड में इनके बीच में आप क्या करते हैं, कम्यूटेटिंग पोल्स इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, so the commutating poles are located directly over the conductors which are being commutated। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं जो अंडर कम्यूटेशन जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आपके पास ये कम्यूटेटिंग पोल्स आपने इंसर्ट कर दिए। किया क्या है कि हमने इन इंटरपोल्स के अंदर हमने एक फ्लक्स, एक फील्ड प्रोवाइड किया। वो फील्ड कैसे किया हमने, इसकी जो इसमें एक हमने एक वाइंडिंग की है, एंड दिस कम्यूटेटिंग पोल्स आर इन सीरीज विद योर आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट होने जा रहा है, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन हम ये बात करें कि अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में हो, सच दैट कि अब क्या है, चूंकि करंट फ्लो करेगा इस इंटरपोल में, तो यहाँ पे भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो बट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट द फ्लक्स प्रोड्यूस इन दीज इंटरपोल्स is opposite to the flux which was produced by the armature winding, तो क्या होने जा रहा है, आपके पास दोनों फ्लक्स कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज विल बी जीरो। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज आपको जीरो मिल जाएगा, और जो कम्यूटेशन की प्रॉब्लम थी, स्पार्किंग की प्रॉब्लम थी, वो ओवरकम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमने इंटरपोल्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है, जिन्हें हम कम्यूटेटिंग पोल भी कह रहे हैं। ठीक है, विच कैन बी सीन हियर। ठीक है, इनका इफेक्ट क्या है आपके पास, इनका इफेक्ट ये है कि इनमें जो फ्लक्स हमने प्रोड्यूस करना है, इट शुड बी सच दैट कि जो फ्लक्स आपके पास आर्मेचर में बन रहा था वो उसे कैंसिल आउट कर दे, सो दैट आपके पास जो वोल्टेज है, कहाँ में, किस चीज में वोल्टेज है, इन द कॉइल्स विच आर गोइंग अंडर कम्यूटेशन। आप देखिए, ये आपके पास कॉइल्स है, ये और एक ये, इनमें जो वोल्टेज है, इफ इट इज जीरो, ठीक है, यानी कि इफ द ये कब होगा, जब कैंसिलेशन एग्जैक्ट होगी, तो आपके पास कोई स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है,
सो हम कहते हैं कि इंटरपोल्स मस्ट इंड्यूस अ वोल्टेज इन द कंडक्टर्स अंडरगोइंग कम्यूटेशन अपोजिट टू द वोल्टेज कॉज्ड बाय एमएनए शिफ्ट। ठीक है, एमएनए शिफ्ट की वजह से इनमें कुछ वोल्टेज यहाँ पे रह गया। अब जो वोल्टेज इंड्यूस होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटर्स, कहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगा? सेम इन्हीं कॉइल्स के अंदर। इट शुड बी अपोजिट, ठीक है, सो दैट इट कैंसिल आउट ईच अदर। या आप चाहें तो इस इफेक्ट को यूं कह लीजिए जो हमने पहले कहा था कि दोनों फ्लक्स अपोजिट हो ईच अदर के। ठीक है, इस केस में क्या होगा? वोल्टेज विल बी जीरो। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ख्याल करना, किन चीजों का करना पड़ेगा कि जो आप इंटरपोज लगा रहे हैं दैट हैज टू बी ऑफ द सेम पोलैरिटी एज द नेक्स्ट अपकमिंग मेन पोल इन अ जनरेटर। सो अगर आपके पास जनरेटर का केस है तो ये जो इंटरपोल आपने कनेक्ट करने हैं वो कौन सा होने जा रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल बनाने हैं या साउथ पोल बनाने हैं? ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आपने वाइंडिंग की है, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पोल बनना चाहिए। दैट विल बी डिटरमाइंड कि आप किस मोड में, जनरेटर मोड में या मोटर मोड में। रिमेंबर, जनरेटर मोड में एमएनए शिफ्ट आपके पास किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी जब एमएनए शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास? ये जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आपके पास जो डायरेक्शन होगी इट विल बी इनटू द पेज। तो अब आपको वोल्टेज जो इंड्यूस कराना है वो ऐसा होना चाहिए विच शुड बी आउट ऑफ द पेज। इसके लिए जरूरी है कि यू शुड हैव अ नॉर्थ पोल हियर। ठीक है, और अगर आप मोटर की बात करते हैं तो मोटर की केस में आपके पास अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि मोटर की केस में आपके पास जो एमएनए शिफ्ट है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी मोटर की केस की अगर आप बात करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो कॉइल आएगा उसमें वोल्टेज बिल्डअप किस तरीके से हुआ होगा? दैट विल बी आउट ऑफ द पेज। ठीक है, सो अब आपने जो वोल्टेज बनाना होगा वो ऐसा होना चाहिए विच शुड बी इनटू द पेज सो दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा मोड है। अगर जनरेटर मोड है तो इंटरपोल आपके वो लगाने, यानी उसमें उसकी पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए ताकि आपके पास जो नेक्स्ट पोल, अपकमिंग नेक्स्ट पोल है उसकी अकॉर्डिंग में होना चाहिए। इफ दिस इज नॉर्थ पोल इट हैज टू बी नॉर्थ पोल फॉर अ जनरेटर, एंड फॉर मोटर दिस विल बी द अपोजिट केस। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी स्पार्किंग की वो आप ओवरकम कर चुके हैं। बट रिमेंबर, ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है दिस इज ओनली सोल्यूशन टू स्पार्किंग प्रॉब्लम। ठीक है, फ्लक्स वीकनिंग की जो प्रॉब्लम थे वो आपके पास वैसी की वैसी है, उसको हमने यहाँ पे नहीं देखा है। सो अगर हम नॉर्मल मशीन्स के अंदर बात करते हैं तो हम इसी तरीके से सिर्फ कम्यूटेटिंग पोल्स या इंटर पोल्स यूज कर लेते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी चीप सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम फ्लक्स वीकनिंग वाले प्रॉब्लम को भी ओवरकम करना चाहते हैं तो सोल्यूशन हमारा कॉस्टली होगा। सो नॉर्मल मशीन्स में, मीडियम मशीन्स में वी जस्ट स्टे विद द दैट प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्स वीकनिंग। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हम बेसिकली कैंसिल करते हैं वोल्टेज को फॉर ऑल द लोड्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी क्योंकि आपको मालूम है कि लोड तो चेंज होने जा रहा है आपके पास। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो आपके पास ये वाइंडिंग है दिस वाइंडिंग इज इन सीरीज विद द वाइंडिंग ऑन द रोटर। ठीक है, यानी दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। अब होगा क्या, अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास लोड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? रोटर करंट इंक्रीज होगा। जब रोटर करंट इंक्रीज होगा तो एमएनए शिफ्ट आपके पास अकॉर्डिंगली होगा और जो एल डी आई बाई डी टी वाला इफेक्ट है वो भी आपके पास बढ़ जाएगा। बट एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है, ये और ये इफेक्ट कहाँ आने वाले हैं आपके पास? बोथ दीज इफेक्ट्स इंक्रीज द वोल्टेज इन कंडक्टर्स अंडरगोइंग कम्यूटेशन। लेकिन एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर, उस कॉइल के ऊपर ही आपने क्या किया हुआ है? इंटरपोल कनेक्ट किया हुआ है। इंटरपोल फ्लक्स भी साथ साथ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में तो अगर लोड करंट बढ़ रहा है तो इंटरपोल में जो फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, जो करंट जा रहा है वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस फ्लक्स विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस अ लार्जर वोल्टेज सो दैट कि जो वोल्टेज आपके पास बन रहा था दूसरे इफेक्ट की वजह से उसको वो कैंसिल आउट कर सके। तो इस तरीके से आपके पास दिस कैंसिलेशन अकर्स फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लोड्स। दिस इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड inserting commutating poles or interpoles and a very cheap and good solution. एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिखाया हुआ है फॉर जनरेटर। ठीक है, अगर आपके पास ये जनरेटर है और आपको मालूम है एमएनए शिफ्ट हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि एमएनए शिफ्ट होने के बाद एमएनए यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे इस इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज आपके पास जो बिल्डअप है वो किस तरीके से? दिस वोल्टेज बिल्डअप इज इनटू द पेज। ठीक है, बिकॉज ऑफ एमएनए शिफ्ट। अब जो इंटरपोल में होना चाहिए इट हैज टू बी अपोजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल कनेक्ट करेंगे। दिस हैज टू बी नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो पोल हमारे पास आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। इसका इफेक्ट क्या होगा आपके पास? बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरपोल
और ये हमारे पास था बिकॉज ऑफ न्यूट्रल प्लेन शिफ्ट एंड LDI/dt. So effect क्या हुआ आपके पास, these two cancel out each other and here you see that the voltage is now again zero. पिछला जो आपने सोल्यूशन देखा था ऑफ इंटरपोल्स, दैट इज अ वेरी चीप एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, बट प्रॉब्लम क्या थी कि फ्लेक्स वीकनिंग प्रॉब्लम को हम टैकल नहीं कर रहे थे. लेकिन जब आप हायर एंड की मशीन पे जाते हैं, हायर रेटिंग की मशीन में जाते हैं, तो वहां पे आपके पास फ्लेक्स वीकनिंग प्रॉब्लम कैन बी अ सीरियस इशू. तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स यूज करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक टेक्निक है. इस टेक्निक में क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, कि वी insert compensating winding in slots carved in the faces of the poles parallel to the rotor conductor. और ये क्या करते हैं, they cancel the distorting effect of armature reaction. तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, पोल्स है, और इन्हीं पोल्स के अंदर आपने क्या किया है, स्लॉट्स बनाए हुए हैं, और इन स्लॉट्स में आपने एक स्पेशल वाइंडिंग प्लेस की हुई. आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द कंपनसेटिंग वाइंडिंग. एंड इफ यू लुक, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्ट की जाती है कि दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें. ठीक है, बेसिकली वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रोटर वाइंडिंग. ठीक है, तो अगर इसका इफेक्ट इट इज out of the page, this will be into the page, so these two will cancel out each other. ठीक है, but remember ये एक special arrangement होती है. This is a very costly solution, but still for higher end machines, higher rating machine, this is a solution which is being used. जैसे मैंने आपको बताया इस मेथड में क्या होता है कि जो रोटर का जो फ्लक्स है, यानी आर्मेचर में करंट फ्लो करने की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स है, these two cancel out each other. ठीक है, सो अगर इफ यू हैव अ लुक हियर, ये देखिए दिस इज इनटू द पेज, सॉरी आउट ऑफ द पेज. ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपके पास दिस विल बी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है दिस इज इनटू द पेज. इसकी वजह से जो फ्लक्स बनना है दैट इज गोइंग टू बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो होगा क्या कि दीज टू विल कैंसिल आउट ईच अदर. ठीक है, तो रिजल्टिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपके पास सेम वही फ्लक्स रह जाएगा जो पहले था. ठीक है, यानी मेन फील्ड का सिर्फ फ्लक्स रह जाएगा, बकिया फ्लक्स के जो इफेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, तो एमएनए शिफ्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, यानी कि एमएनए आपके पास शिफ्ट ही नहीं होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लोड, क्योंकि एमएनए शिफ्ट क्यों हो रहा था, जब लोड करंट आपके पास फ्लो हो रहा था. बट इस प्रॉब्लम, इस सोल्यूशन की इस सोल्यूशन का डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा स्पेशल बाइंडिंग है, अलग से आपको स्लॉट्स बनाने पड़ते हैं अपने पोल्स के अंदर. देयरफॉर दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन. तो ये आपके पास काफी एक्सपेंसिव सोल्यूशन है. ठीक है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये कि ये आपके पास एमएनए आर्मेचर रिएक्शन वाले प्रॉब्लम को तो इसने ओवरकम कर दिया, लेकिन जो दूसरा इफेक्ट था आपके पास LDI/dt इफेक्ट, उसको इसने बिल्कुल टैकल नहीं किया. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन मशीन्स में जाना है, यानी जहां पे आप कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करेंगे, वहां आपको इंटरपोल्स भी यूज करने पड़ेंगे. इंटरपोल्स क्यों यूज करेंगे, इंटरपोल्स विल बी यूज्ड टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ LDI/dt. ठीक है, सो जब भी आपने ये सोल्यूशन यूज करना है, देयर यू हैव टू यूज इंटरपोल्स as well. And with this students, we have reached the end of our course. Alhamdulillah, we have been able to complete all the major topics from Chapman and from other books as well. So except for chapter 3 of Chapman, most of the content has been covered. Alhamdulillah, I hope ये content आपको समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरी एफर्ट करूं ताकि आपको समझ में आ सके. शुड यू हैव एनी क्वेश्चन, आप किसी भी इंसिडेंट के ऊपर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और इवन आफ्टर योर एग्जाम्स यू कैन स्टिल कांटेक्ट मी सो दैट मैं आपको जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनका जवाब दे सकूं. मेरी अल्लाह से दुआ है कि आपके लिए ये इल्म जो है, यानी जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये जो कोर्स पढ़े है, ये आपके लिए आने वाले आपके जो करियर है उसमें फ़ायदेमंद हो, आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, और आपके साथ जो एसोसिएटेड लोग हों उनको भी इससे फ़ायदा पहुंचे. मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए. इट्स मोहम्मद उवैस साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.